टू माय यूट्यूब चैनल। हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस कर रहे हैं। जो आज का सब्जेक्ट है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। इसकी 2-3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये ऐसा क्वेश्चन ये हर बार पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, कभी ये शॉर्ट में आ जाता है तो कभी ये लॉन्ग में आ जाता है, कभी 4 मार्क्स का आता है तो कभी 16 मार्क्स का आता है। इसको आप ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है, आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से समझ लें और फिर अपने आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है, ये क्यों लाया गया। ठीक है, ये बात उस टाइम की है जब हमारा भारत देश आज़ाद हो 1947 में। फिर 1949 में हमारा संविधान बना, 1950 में लागू हुआ। तब उस समय पूरे देश में राजभाषा हिंदी कर दी थी। राष्ट्रभाषा पूरे देश में 2 भाषा होती है, एक तो होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या पूरे देश में एक की वही भाषा चलेगी, और एक राजभाषा होती है, एक हिंदी भाषा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इससे क्या हो रहा था, लोगों को आपस में बात करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो इसलिए त्रिभाषा सूत्र को लाया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले क्या हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि भाषा की विविधता। ठीक है, क्योंकि तमिल में साउथ के लोग कोई और भाषा बोलते हैं, नॉर्थ के लोग कोई और भाषा बोलते हैं, तो भाषा की विविधता। खान पान की विविधता, जैसे केरल के लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, और नॉर्थ के लोग क्या खाते हैं। ठीक है, वेशभूषा की विविधता, राजस्थानी के लोगों के कपड़े अलग हैं, हरियाणा लोगों के कपड़े अलग हैं। ठीक है, इस तरीके वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता। ठीक है, हर किसी के जो रीति रिवाज है वो एकदम डिफरेंट है। जैसे मुसलमान हैं वो कौन से त्यौहार मनाते हैं, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। ठीक है, तो इन सब का भी विविधता है आदि, लेकिन इसमें सबसे अधिक विविधता है भाषा की विविधता देखने को मिलती है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी यहाँ में अनेकता में एकता बनी हुई है। इसका कारण है त्रिभाषा सूत्र का होना। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 1942 ई में बना था। उस समय हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा की समस्या बहुत होने लगी, जिससे उत्तर भारत और राज्य के लोग दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों के साथ अंतःक्रिया या बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, नॉर्थ के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। इससे वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनकी भाषा ही नहीं समझ आती है। तो सन 1956 में में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं का अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया। 1957 ई में भारत में सरकार ने इस सूत्र को स्वीकार किया, परंतु इसे लागू करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इसी टाइम पे कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न प्रकार से बताया। जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे कि तमिल के लोग है गए, ठीक है, और केरल के लोग हो गए। ठीक है, तमिल के लोग क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं ना, तमिलनाडु के लोग। तो वहाँ पे क्या है, मातृभाषा जो उनकी क्षेत्र की भाषा है वही उसको पहले महत्व दिया जाएगा, फिर हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा को। अब हिंदी भाषी राज्यों के लिए तो उनकी जो मातृभाषा है हिंदी, ठीक है, जो बच्चा जन्म से ही सीखता है, फिर सेकंड अंग्रेजी, और फिर थर्ड आती है कोई भी आधुनिक भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू आदि, उसको बताया गया। फिर त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था भारत राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का अर्थ हम जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। त्रिभाषा सूत्र का सामान्य अर्थ है कि 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, अर्थात भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं के अध्ययन कराने से संबंधित है कि भारत के जो विद्यालय उसमें 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाएगी।
इसका उद्देश्य क्या था त्रिभाषा सूत्र का? पहला उद्देश्य था त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी एवं गैर हिंदी राज्यों के अंतर को समाप्त करना। ऐसे लोग जो हिंदी जानते और ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते, तो उनके डिफरेंस को समाप्त करना। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित कर सके। जो राष्ट्र के लोग हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लोग, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को बहुभाषी बनाया जाए, जिससे बालक का सर्वगुण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाती है। अब त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों इसको यूज़ में ला रखे हैं? भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों को संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो दिमाग से जुड़ा होता है। संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता हुई। भाषाई विविधता के कारण लोग एक दूसरे से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में को लोगों से अंतर्क्रिया नहीं कर पाते थे। इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब मैं साउथ में जाऊँ, मेरे को तो सिर्फ हिंदी भाषा आती है और वहाँ के लोगों को तमिल भाषा आती है। ठीक है, तो हम तो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। मेरे को एक और लैंग्वेज आती है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं और वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं ना। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम एक दूसरों के भाषा के लोगों के अच्छे संबंध बना सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र के हम विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। अब त्रिभाषा सूत्र के लाभ ही लाभ है ना। त्रिसूत्र को लाभ कौन कौन से है? त्रिभाषा सूत्र से हम स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से कर सकते हैं। रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जॉब्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, कहीं कहीं भी निकल सकते हैं, राजस्थान में निकल गई, तमिल में निकल गई, कहीं भी निकल गई। ठीक है, अब जो यहाँ पे भारत में रहता है, तो वो अगर उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो वहाँ पे जॉब इजली कर सकता है, अगर उसको त्रिभाषा आती है। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषाओं को सीखने में सहायक होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अमेरिका में भी जाके एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उनको वहाँ पे अलग महसूस नहीं हो, क्योंकि उनको भाषा आती है, वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति दो समूहों के बीच भावनात्मक और संवेदनात्मक, मतलब इमोशनली, विचारों को आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। अब त्रिभाषा सूत्र के बारे में विभिन्न आयोगों ने सुझाव दिए थे। पहला सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था 1948-1949 में, राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, राधा कृष्ण आयोग। इन्होंने पहली बार इस बात की वकालत की थी कि उच्च स्तरीय शिक्षा मातृभाषा हो, कि जो हायर एजुकेशन है वो मातृभाषा होनी चाहिए। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का सुझाव दिया, परंतु ये लागू होने में असफल रहा। ठीक है, फिर आता है हमारा मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952 से 1953। मुदालिर आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मुदालिर थे, इसलिए इस आयोग का नाम मुदालिर आयोग बन गया। इस आयोग ने दो भाषाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। पहला क्या था, प्राथमिक स्तर पर बालकों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। प्राथमिक, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चा जो भाषा लेके आता है अपने घर से, ठीक है, जो उसकी मदर टंग है, उसी में ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माध्यमिक स्तर पर आता है, तो उसको दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, जिसमें एक भाषा मातृभाषा और दूसरी भाषा हिंदी भाषा हो। जैसे एक भाषा वो, जैसे वो बिहार का, तो उसको बिहारी आती है, फिर उसको दूसरी भाषा हिंदी है। अब जैसे भारत के लोग हैं, उनको हिंदी भाषा आती है और दूसरी भाषा उनकी अंग्रेजी हो जाएगी। कोठारी आयोग ने क्या कहा, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न सुझाव दिए। पहला थे, जो हिंदी भाषा जानते हैं जो राज्य, तो उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। फिर सेकंड अंग्रेजी, और फिर आधुनिक भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आते हैं किसी को। गैर हिंदी भाषी राज्य, जिनको मतलब हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए जो भाषा आती है उनको क्षेत्र की भाषा, वही उनकी मातृभाषा बन जाएगी। जैसे बिहारी को आती है
जैसे बिहार के लोग होते हैं उनको बिहारी भाषा आती है, ठीक है। फिर सेकंड उनकी हिंदी भाषा हो गई, फिर थर्ड क्या होगी उनकी अंग्रेजी भाषा होगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।